अभी इमरान हाशमी और यामी गौतम की नई फिल्म हक का ट्रेलर रिलीज हुआ। बात यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी बानो। तुम्हें क्या लगा मैं डर जाऊंगा? कोई पहली औरत तो वो नहीं जिसने अपना शौहर बांटा है। तलाक तलाक तलाक। आपकी बेगम आपके ऊपर केस कर रही है। एक सांस में 3 बार तलाक लेना कैसे सही हो सकता है सर? इन्होंने कुरान पढ़ा ही नहीं है और शरीयत बोल रहे हैं। इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि आखिरकार बॉलीवुड अब ऐसे मुद्दों के ऊपर फिल्में बनाने लगा है जिन पर पहले लोग बात तक करने से डरते थे। और जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आया, पूरी लेफ्ट लिबरल लॉबी मेल्टडाउन मोड में चली गई। मेल्टडाउन की वजह ना साफ थी। ये फिल्म शाहबानो केस पर आधारित है। इस केस का नाम आते ही सेक्युलरिज्म की दुकान चलाने वालों में अत्यंत घबराहट फैल जाती है, क्योंकि ये वो सच है जो कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स, मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक्सप्लॉइटेशन और जुडिशरी के ऊपर पड़े दबाव को पूरी तरीके से नंगा कर देता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस जो मूवी की कहानी है वो आगे चल के कांग्रेस के अंत का रीजन भी बन जाती है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। असल में हुआ क्या था कि शाहबानो एक आम मुस्लिम महिला थी। उनकी शादी 1932 में मोहम्मद अहमद खान से होती है। उनके 5 बच्चे होते हैं। फिर शादीशुदा जिंदगी कई सालों तक बढ़िया चल रही होती है। अब बढ़िया का तो पता नहीं, पर चल तो रही होती है। लेकिन उम्र बढ़ने के बाद घर में तनाव बढ़ता रहता है और फिर 1978 आ जाता है। शाहबानो की उम्र इस वक्त ना 62 साल की थी। उनके पति अचानक उन्हें एक दिन ट्रिपल तलाक यानी तलाक 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 बोलकर शादी को खत्म कर देते हैं। तलाक के बाद पति ने केवल इद्दत यानी 3 महीने खर्चा दिया और उसके बाद कहा कि अब मेरी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से उस समय पुरुष तलाक देकर बिना किसी लंबी फाइनेंशियल जिम्मेदारी के अपनी इच्छा से पत्नी को कभी भी छोड़ सकता था। शाहबानो एक उम्रदराज महिला थी जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। ये बाकी की जिंदगी कैसे चलाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल था। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो इस सब को ना ऐसे ही बिना लड़े स्वीकार नहीं करेंगी। फिर क्या था, शाहबानो ने चुप रहने की बजाय कोर्ट जाने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि मेरा फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहिए और मुझे केवल एक मुस्लिम महिला की तरह नहीं, एक इंडियन सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाए। अब शाहबानो जब कोर्ट में गई ना, तो उन्होंने अपने पति के ऊपर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस की याचिका दायर की। अब जिन्हें नहीं पता उनको ये बता दूं कि सेक्शन 125 एक क्रिमिनल लॉ है और सभी धर्मों पर बराबर तरीके से लागू होता है। मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, सबके ऊपर ये लॉ बराबरी से लागू होगा। किसी को भी पत्नी या डिपेंडेंट को छोड़ने का अधिकार नहीं है और अगर ऐसा वो करता है तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इस केस का फैसला सुनाया। कोर्ट ने आर्टिकल 44 के बेसिस पे कहा कि हस्बैंड को इद्दत के बाद भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तलाक का पूरा जो प्रोसेस है ना वो ही अनजस्टिफाइड है। ऊपर से शाहबानो के पास प्रैक्टिकली कोई इनकम सोर्स नहीं है। कोर्ट ने जजमेंट तो दे दी, लेकिन जजमेंट के साथ एक बात और कही कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की बेहद जरूरत है ताकि हर नागरिक के लिए एक समान कानून बन जाए। बस फिर क्या था, जजमेंट आते ही मुस्लिम क्लर्जी को लगा कि उनके रिलीजन में दखल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस्लाम में इंटरफेरेंस का कोई अधिकार ही नहीं है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने पूरे देश में विरोध करना शुरू कर दिया। देश भर में दंगे जैसा माहौल बनने लगा था। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उन्होंने देखा कि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज हो रहा है और उनके खिलाफ जा रहा है। और यहाँ पर ना आप आयरनी देखिए। आयरनी ये थी कि उस समय कांग्रेस के पास 400 प्लस सीट थी। 400 प्लस सीट। इंडिया में इससे मजबूत सरकार ना आज तक कभी आई ही नहीं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करवाने की पूरी ताकत थी। लेकिन उन्होंने किया क्या, इसका बिल्कुल उलट। शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स कांग्रेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा जरूरी थी। खैर, जब मुस्लिम आउटरीच पूरे देश भर में और तेज होता गया, तब इसी दबाव में राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने का फैसला ले लिया, जिसके बाद 1986 में राजीव गांधी ने अपना वोट बैंक बचाने के लिए पार्लियामेंट में मुस्लिम वुमेन एक्ट, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, इसको पास कर दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जा सके। इस लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया था। अब हस्बैंड केवल इद्दत की अवधि तक खर्चा देगा और इसके बाद वाइफ की जिम्मेदारी या तो परिवार की या फिर वक्फ बोर्ड की होगी। इससे सुप्रीम कोर्ट के दिए गए मेंटेनेंस राइट्स खत्म हो गए।
इस फैसले के बाद हिंदू कम्युनिटी शॉक्ड थी कि कैसे स्ट्रीट पावर के सामने सरकार ने अपने घुटने टेक दिए। और बेसिकली अगर इसको देखे ना तो ओपनली बेसिक राइट्स तक की धज्जियां उड़ाई गई थी, धज्जियां। यहां से ना हिंदू कम्युनिटी में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी बढ़नी शुरू हो गई। अब यहां राजीव गांधी ये चाहते थे कि उनके पास मुस्लिम सपोर्ट तो वैसा का वैसा बना रहे, लेकिन हिंदूज भी उनसे छिटके ना। विदाउट लूजिंग द हिंदू सपोर्ट आई शुड रिटेन द मुस्लिम सपोर्ट एज वेल। और इसी कारण से यहां पर राजीव गांधी ने ना डैमेज कंट्रोल के नाम पर 2 कदम उठाए, ताकि एक तो हिंदू कम्युनिटी का ध्यान शाहबानो केस से हटाकर कहीं और चला जाए, और दूसरा वापस से वो ट्रस्ट पैदा हो जाए। फिर क्या पहला काम किया गया राजीव गांधी के द्वारा, वो था कि उन्होंने दूरदर्शन में रामायण दिखाने का टेंडर निकाल दिया। नहीं तो इससे पहले सेक्युलर भारत में नेशनल टीवी पर रामायण जैसे प्रोग्राम जिसमें खुलकर जय श्री राम बोला जाए, वो तो हराम हुआ करता था जी। अब ये जो रामानंद सागर की रामायण है वो इसी का नतीजा था। और जो दूसरा काम राजीव गांधी ने किया वो था कि उन्होंने 1 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया, जो कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि इससे हिंदू वोटर फिर से उनके साथ आ जाएंगे, पर किसे पता था कि आगे चलकर यही हिंदू नेशनलिज्म की ऐसी लहर बनने वाली थी जो कांग्रेस को ही उठाकर फेंक दे। यही वो समय था जब बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल जमीन और मजबूत करनी शुरू कर दी थी। जन्मभूमि मूवमेंट तेज होना शुरू हो गया था और फाइनली 6 दिसंबर 1992 को बाबरी का ढांचा गिरा दिया जाता है। उसके बाद तो मानो पूरे देश का नैरेटिव बदल चुका था। हिंदू आइडेंटिटी के मुद्दे पर बीजेपी को नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही थी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। धीरे धीरे कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्राफ गिरता ही चला गया और बीजेपी का सपोर्ट बढ़ता ही चला गया। यही जो हिंदू नेशनलिज्म की वेव थी, जो राम जन्मभूमि मूवमेंट के कारण पैदा हुई थी, वो 2014 तक पहुंची और 2014 में नरेंद्र मोदी की फुल मेजॉरिटी की सरकार बन चुकी थी। और फिर फाइनली 2019 में मोदी सरकार ने वो काम कर दिया जो कांग्रेस को 1986 में करना चाहिए था। मोदी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक बिल, या फिर कहें मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास कर दिया, और ट्रिपल तलाक को ही क्रिमिनल ऑफेंस घोषित कर दिया गया। यानी शाहबानो को 33 साल के बाद असली जस्टिस मिला। और सिर्फ शाहबानो को ही नहीं, बल्कि लाखों उन मुस्लिम महिलाओं को भी इंसाफ मिला जो इस अपीजमेंट की शिकार हुई थी। फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के द्वारा इस कानून को जस्टिफाइड बताया और इसे लीगल कर दिया गया। इसलिए आज जब हक जैसी फिल्में बनती हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ शाहबानो की कहानी नहीं बताएगी, ये अपीजमेंट की उस गंदी पॉलिटिक्स को उजागर करती है जो कांग्रेस देश से करती आई है, ताकि उसका मुस्लिम वोट बना रहे, इंटैक्ट रहे। लेकिन यही वो चीज थी जिसके कारण हिंदू नेशनलिज्म की वो आग पैदा हुई जो आज पूरे कांग्रेस को जला रही है। और यही कारण है कि आज लेफ्टिस्ट और कांग्रेसी ना इस केस से इतनी नफरत करते हैं। और इसमें कोई शौक की बात नहीं कि जब मूवी रिलीज होगी तो इनका जो मेल्टडाउन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा।